गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पिछले क्लास में शुरू किए थे कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम उसको पिछले क्लास में देखें। आज हम देखेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल थ्योरी। क्या है ड्रेन वेल थ्योरी? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत यानी यहाँ से क्या हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि धन का निष्कासन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। यानी जो इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, इसका कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब यही है कि भारतीय धन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी धन का बहिर्गमन हो रहा है। बहिर्गमन मतलब कि भारत में उसको निवेश नहीं किया जा रहा है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा है वो ब्रिटेन चला जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं धन निष्कासन। तो देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो धन निष्कासन की सिद्धांत 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसोसिएशन किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही थी, एक सभा चल रही थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा चल रही थी। कब? 1867 में। और इस पर किस चीज में भाषण हो रहा था? वह इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, यानी जो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो सभा चल रही थी उसका टॉपिक क्या था? तो इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। किस पे भाषा चल रही थी? टॉपिक इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, यानी इंग्लैंड का भारत के प्रति क्या कर्तव्य है, इसी पे क्या हो रहा था, एक सभा बुलाई गई थी इंग्लैंड ड्यूटी टू इंडिया पे, इसी पे सभा बुलाई गई थी। तो उसी में दादा भाई नौरोजी भाषण दे रहे थे। इसी पर दादा भाई नौरोजी भाषण दे रहे थे। इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसमें? इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इसी जो ये टॉपिक था, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा चल रही थी, उसी में इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया पर एक भाषण दे रहे थे। इसी में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसमें? इसी में। इनकी किताब का क्या नाम है? पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में धन निष्कासन को अच्छी तरह से समझाया गया है। किसमें? इंग्लैंड पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में धन निष्कासन के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझाया गया है। इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ धन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा
अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा भारत से बाहर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? भारत से बाहर चला जा रहा है। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है, इसी में धन निष्कासन की सिद्धांत अच्छी तरह से दिया गया। इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा ब्रिटेन से भारत से बाहर चला जा रहा है। अब किस किस रूप में जा रहा है? किस किस रूप में जा रहा है? तो यहाँ लिखते हैं धन का निष्कासन। धन का निष्कासन किस रूप में हो रहा है? धन का निष्कासन हम वो देखते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ लिख लीजिए कि दादा भाई नौरोजी को, ये किनकी किताब है? यहाँ है दादा भाई नौरोजी, ये इन्हीं की बुक है। बुक किनकी है? इन्हीं की है। और इनको एक उपाधि दी जाती है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा भारत चला जा रहा है। इन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा। तो अब देखते हैं कि धन का निष्कासन किस किस रूप में हो रहा है। पहला तो गृह चार्ज के रूप में, गृह चार्ज, गृह चार्ज के रूप में जैसे बोला 1857 की क्रांति के बाद 1858 में सचिव, भारतीय सचिव का पद सृजन किया गया था। 1858 में भारतीय सचिव का पद सृजन किया गया था। और उसी सचिव प्लस जो उनका परिषद था 15 सदस्यीय परिषद के रूप में, तो जो इनका वेतन था, ये सचिव और 15 सदस्य जो इनकी परिषद थी, उनका वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत से ही दिया जाता था। तो ये गृह चार्ज के रूप में। और ये खर्च कहाँ करते थे? ब्रिटेन में ले जाते थे, यहाँ निवेश नहीं कर रहे थे। जो सैनिक के लिए जो स्टॉक की खरीदारी हो रही थी, सैनिक के लिए स्टॉक की खरीदारी कहाँ से? ब्रिटेन से। पैसा ले रहे हैं यहाँ से, यानी रेवेन्यू अर्जित कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन ब्रिटेन के लिए सैनिक, जो सैनिक के लिए जो स्टॉक है, यानी जो उनका साजो सामान है, सैनिक के लिए जो स्टॉक है जैसे गोला बारूद, वो कहाँ से खरीदारी हो रही है? ब्रिटेन से हो रही है। तो पैसा कहाँ चला जा रहा है? ब्रिटेन चला जा रहा है। अगर भारत से खरीदते तो पैसा भारत में ही रह जाता है, लेकिन वो पैसा जानबूझकर भारत में नहीं खरीद रहे हैं, जानबूझकर निवेश नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ब्रिटेन में कर रहे हैं, ताकि उससे किसको फायदा हो? ब्रिटेन को फायदा हो। तो एक तो गृह चार्ज के रूप में, दूसरा सैनिक के लिए जो स्टॉक की खरीदारी होती थी वो भी कहाँ से? ब्रिटेन से होती थी। और जो भारत में निवेश कर रहे थे, भारत में निवेश किसके रूप में कर रहे थे? ऋण के रूप में, ऋण के रूप में। जो भारत में जो निवेश कर रहे थे किसके रूप में कर रहे थे? ऋण के रूप में, यानी कभी ना कभी इसको चुकता करना ही है। तो ये देखिए कि भारत से रेवेन्यू अर्जित कर रहे हैं और भारत में निवेश भी कर रहे हैं, तो भारत में ऋण के रूप में निवेश कर रहे हैं। इसके बाद जो लाभांश मिलता था, कंपनी को लाभांश मिलता था, जो प्रॉफिट मिलता था, यानी जो निवेश किए उनको प्रॉफिट मिलता था, वो भी कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। इसके बाद शेयर धारकों का लाभांश, शेयर धारकों का लाभांश, शेयर धारकों का लाभांश, जो कंपनी में जिसका जिसका शेयर था उसका भी लाभांश, ये भी कहाँ जा रहा था? भारत से बाहर जा रहा था। तो एक तरह से ये देखिए, गृह चार्ज के रूप में सैनिक के लिए स्टॉक की खरीदारी, भारत में निवेश जो कर रहे थे वो ऋण के रूप में कर रहे थे, कंपनी को लाभांश जो मिलता था वो भी बाहर ही जा रहा था, शेयर धारकों को जो लाभांश मिलता था वो भी बाहर ही जा रहा था। यानी कुछ भी यहाँ निवेश नहीं हो रहा था, निवेश भी हो रहा है तो उल्टा ऋण के रूप में हो रहा है, और उस ऋण पे भी उन लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसके बाद ऋण भी चुकता करना है, प्रॉफिट भी बाहर चला जा रहा है। यानी एक तरह से देखिए तो दोहरी
चरित्र यहाँ पे नजर आई, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसी 1867 में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तरह से ये देखिए तो एक तरह से एक साइकिल बन जा रहा है। इसका साइकिल कैसे बन रहा है, हम इसको ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये सब तो आप लिख लिए होंगे। एक तरह से देखिए यहाँ, ये मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या है, धीरे धीरे यहाँ से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से ये लोग, यहीं से इन लोगों का क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय इनकम हो रहा है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से ही इनका इनकम हो रहा है, यहाँ से राष्ट्रीय आय, यहीं से इनका इनकम हो रहा है। तो इसके बाद जब राष्ट्रीय आय यहीं से हो रहा है, एक तो यहाँ से इसी अर्थव्यवस्था से इनका इनकम हो रहा है, इनकम के बाद ये पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास, सरकार के पास ये पैसा इंग्लैंड के पास, यानी सरकार, सरकार मतलब जो यहाँ की जो है, यानी जो ब्रिटिश जो हुकूमत है वो जो भारत में है उसी को सरकार बोला जा रही। जो कार्यकारी परिषद थी, यानी वायसराय प्लस कार्यकारी परिषद को मिलाकर क्या बोला गया था? भारत सरकार बोला गया था। जो वायसराय प्लस कार्यकारी परिषद थी जो वायसराय की, उसी को भारत सरकार कहा गया था। तो ये पैसा कहाँ जा रही थी? सरकार के पास। सरकार के बाद ये पैसा कहाँ चल जा रहा था? ब्रिटेन, ब्रिटेन। और भारत में जो निवेश हो रहा था, यानी ऋण के रूप में भारत में निवेश, ऋण के रूप में भारत में निवेश, जो ऋण के रूप में भारत में निवेश हो रहा था, इसका लाभांश कहाँ जा रहा था? लाभांश फिर इसको ब्रिटेन चला जा रहा था। तो ऋण के रूप में निवेश हो रहा था, तो इसका मतलब ऋण क्या हुआ? बढ़ता गया। जब ऋण बढ़ता गया, प्रॉफिट किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। तो एक तरह से देखिए तो एक तरह से ये साइकिल हो जा रहा है कि यहाँ से यहाँ राष्ट्रीय आय हुआ, सरकार के पास एक ब्रिटेन हुआ, भारत में निवेश हुआ, तो ऋण के रूप में हुआ, इसका लाभांश भी कहाँ चला जा रहा था? इंग्लैंड के पास चला जा रहा था। तो ये क्या था? एक तरह से धन निष्कासन का सिद्धांत था। ये एक तरह से मानिए तो एक तरह के एक पूरा एक साइकिल घूम रहा है। तो इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ? और एक यहाँ लिख लीजिए, जब ऋण हुआ तो यहाँ भारत में ऋण क्या हुआ? ऋण बढ़ता गया, भारत में ऋण बढ़ता गया। तो भारत में ऋण बढ़ता गया है, जो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो 8 करोड़ पाउंड था, 1939 तक जाते जाते 88 करोड़ पाउंड का लोन हो गया भारत पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके नकारात्मक परिणाम रहे। इसके परिणाम क्या रहे? इसके रिजल्ट क्या रहा उसको देखते हैं। जब यहां से गया तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि जो एक तरह से मान लीजिए जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है तो लोग क्या माने जाते हैं? एक तरह से जब आय ही नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या है? गरीब है। तो यहाँ गरीबी बढ़ी, जब गरीबी बढ़ेगी तो असमानता बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पूंजी का संचयन, पूंजी का संचयन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पूंजी का संचयन? क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा था इसको लेकर लोग ब्रिटेन चले जा रहे थे, तो भारत में पूंजी का संचयन नहीं हो रहा था। तो पूंजी का संचयन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ? गरीबी बढ़ी। ये मान लीजिए बढ़ी, ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि गरीबी बढ़ी। जब गरीबी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा? असमानता बढ़ेगी समाज में। असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी तो ऊंच नीच का भेदभाव आएगा। गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी, इसका मतलब समाज में क्या होगा? भेदभाव हो जाएगा, यानी भेदभाव बढ़ेगा, भेदभाव
बढ़ेगा। जैसे ही भेदभाव बढ़ेगा, असमानता बढ़ी, भेदभाव बढ़ी, गरीबी बढ़ी, तो इससे क्या होगा, आतंकवाद पनपेगा। क्योंकि लोगों के मन में क्या होगा, घृणा होगा, आतंकवाद बढ़ेगा। जब लोगों के मन में घृणा होगा तो ये लोग क्या करेंगे, जो जो यानी एक तरह से मानिए जो समाज में दबे कुचले लोग होते हैं, वो क्या होना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं। तो उनके मन में भी घृणा पैदा होने लगती है जो ऊंच लोग हैं उनके खिलाफ। तो इससे क्या होता है कि वो लोग आतंकवाद की राह पे चल देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आतंकवाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा। तो इसी में जो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने, ये तो इसका रिजल्ट रहा, पूंजी का संचयन नहीं हो पाया, गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी, भेदभाव बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ कि इसी में जो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पीसीआई कितना बताया था, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम 20 रुपया प्रति ईयर। पर कैपिटा इनकम कितना बताया था, 20 रुपया प्रति ईयर। कब, 1867 में। किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने, 20 रुपया प्रति ईयर। इसी में एक आरसी दत्त की किताब है, आरसी दत्त की किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। ये किसकी किताब है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की किताब है। और जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा है दादा भाई नौरोजी ने, अनिष्टों का अनिष्ट, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये जो था इतना सब धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में था। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत में उद्योग का पतन कैसे हुआ, भारत में उद्योगों का पतन कैसे हुआ। इसके बाद ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी निपटा के फिर चल देंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।